नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर। आज की इस वीडियो में यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था के यहां पर 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुका हूं। इंडियन इकोनॉमी 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहने वाला है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 2026 का एडिशन यहाँ पर आपका रहने वाला है और डेली आपको यहाँ पर एक दिन छोड़ के यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला पर ये वीडियोज आ रही हैं और टेलीग्राम पर पीडीएफ भी जा रही है। तो टेलीग्राम चैनल को मेरे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इस योजना में सिंचाई व कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? तो आपका सही जवाब है कृषि क्षेत्र पर यहाँ पर मुख्य फोकस था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर आपका महालनोबिस मॉडल में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो आपका सही जवाब है पीसी महालनोबिस ने यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर योजना आयोग एक गैर संवैधानिक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका नीति आयोग को सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर स्थापित किया गया। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा किस प्रतिस्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 2015 में प्रतिस्थापित किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इन सुधारों को नरसिम्हा राव सरकार के दौरान लागू किया गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका सही जवाब है 1991 में यहाँ पर उदारीकरण की नीति शुरू हुई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 को ऐतिहासिक बजट पेश किया था जिसे सुधारों का बजट कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर वित्त मंत्री थे। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका इस दौरान उच्च उत्पादन वाले बीज उर्वरक व सिंचाई तकनीकों का प्रयोग बढ़ा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन मुख्यतः किस दशक में हुई? तो आपका 1960 के दशक में हुई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका श्वेत क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डॉक्टर कुरियन ने अमूल सहकारी मॉडल के जरिए ऑपरेशन फ्लड चलाया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आपका यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन को यहाँ पर माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की विकसित की। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉन्ग। विश्व में भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नेहरू की नीतियों में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों को स्थान मिला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की अवधारणा प्रस्तुत की। इस नीति ने सार्वजनिक संयुक्त व निजी क्षेत्र के उद्योगों का वर्गीकरण किया था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपका औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में किन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया था? तो आपका यहाँ पर 3 श्रेणियों सार्वजनिक संयुक्त निजी में वर्गीकृत किया गया था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर 12वीं योजना के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
भारत की 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना किस अवधि की थी? तो आपका सही जवाब है 2012 से 2017 यहाँ पर अवधि थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, इसमें राज्यों की भागीदारी अधिक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूर्ण नाम है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राष्ट्रीयकरण से पहले आरबीआई एक निजी शेयर धारक स्वामित्व वाली संस्था थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर 1935 से 1937 थे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत के प्रथम गवर्नर आरबीआई कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सर ओसबोर्न स्मिथ यहाँ पर भारत के प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें इंदिरा गांधी सरकार ने 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है 1969 में यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें इन बैंकों में जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, यह बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा सुधार था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका सही जवाब है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दूसरे चरण में छोटे 6 बैंकों को शामिल किया गया, कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 1980 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों को शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब है 6 बैंकों को शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें एमपीसी में आरबीआई गवर्नर सहित 6 सदस्य होते हैं, बैठक हर 2 माह में होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर कुल 6 सदस्य होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रेपो दर तय करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका मौद्रिक नीति समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर रेपो दर तय करना मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु मुख्य कार्य है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें रेपो दर बढ़ाने से बाजार में ऋण महंगा होता है, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका रेपो दर, रेपो रेट क्या दर्शाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका रिजर्व रिवर्स रेपो रेट दर के जरिए आरबीआई बाजार से अतिरिक्त नकदी वापस लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका रिवर्स रेपो रेट दर क्या है? तो आपका सही जवाब है वह दर जिस पर बैंक आरबीआई के पास धन जमा ब्याज कमाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका सीआरआर बढ़ाने से बैंकों के पास ऋण देने योग्य धन कम हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगला प्रश्न है आपका नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर क्या है? तो आपका सही जवाब है बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी जाने वाली कुल जमा का न्यूनतम प्रतिशत है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर एसएलआर आरबीआई का एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंकों की तरलता सुनिश्चित करता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर से तात्पर्य क्या है? तो आपका बैंकों द्वारा नगद सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखा जाने वाला न्यूनतम प्रतिशत यहाँ पर तात्पर्य है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका एसबीआई भारत का सबसे पुराना व सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, 1955 में स्थापित। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई यहाँ पर भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर
आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने हेतु की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1975 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका नाबार्ड कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें एनएसओ पूर्व में सीएसओ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ यहाँ पर जारी करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका जीडीपी की गणना उत्पादन, आय व व्यय 3 विधियों से की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से क्या तात्पर्य यहाँ पर तो आपका एक वर्ष में देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य यहाँ पर तात्पर्य है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यहाँ पर जीएनपी होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर क्या है? तो आपका सही जवाब है, जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें 2017 से पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश होता था, अब 1 फरवरी को पेश होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में केंद्रीय बजट सामान्यतः किस माह में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका यहाँ पर सही जवाब है, फरवरी के माह में प्रस्तुत किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारत का केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत होता है? तो आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के तहत प्रस्तुत होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका राजकोषीय घाटे को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट से क्या तात्पर्य है? तो आपका सरकार के कुल व्यय व कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच के अंतर तात्पर्य है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? तो आपका राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति या कंपनी की आय पर लगता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है? तो आपका आयकर यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें जीएसटी ने पूर्व में प्रचलित वीएटी, सेवा कर, उत्पाद शुल्क जैसी कई करों को समाहित कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो आपका सही जवाब है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर जीएसटी एक राष्ट्र एक कर के सिद्धांत पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो आपका सही जवाब है, अप्रत्यक्ष कर, गंतव्य आधारित उपभोग कर। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें जीएसटी परिषद में केंद्र व राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, यह जीएसटी दरें तय करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी परिषद जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पर करता है। अब बढ़ते हैं आगे, वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है, यह विभाज्य कर पुल की सिफारिश करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र व राज्यों के बीच किसका बंटवारा होता है? करों की शुद्ध आय का बंटवारा होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आपका 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि हेतु सिफारिशें दी। अब बढ़ती हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक स्थिति व नीतिगत दिशा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका भारत में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? तो आपका यहाँ पर वित्त मंत्रालय मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा यहाँ पर जारी करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका यह परंपरा बजट पूर्व अर्थव्यवस्था की स्थिति बताने हेतु अपनाई जाती है।
अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका आर्थिक सर्वेक्षण सामान्यतः बजट से कब पहले प्रस्तुत होता है? तो आपका बजट प्रस्तुत होने से 1 दिन पहले प्रस्तुत होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सीपीआई उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में बदलाव मापता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए भारत में मुख्यतः किस सूचकांक का उपयोग होता है? तो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव मापता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें यह लक्ष्य आरबीआई अधिनियम में संशोधन 2016 के बाद निर्धारित किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य इन्फ्लेमेशन टारगेटिंग किस सीमा में रखा गया? तो आपका सही जवाब है 4% ±2%। अब बढ़ते हैं आगे, रेपो दर में बदलाव से बाजार में ऋण की लागत व मांग प्रभावित होती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो आपका रेपो दर में बदलाव यहाँ पर प्रमुख उपकरण है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सेबी एसईबीआई अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक शक्तियां मिली। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 1992, कानूनी दर्जा 1988 इसका गठन। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर सेबी शेयर बाजार में धोखाधड़ी रोकने व पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर शेयर बाजार का नियमन व निवेशकों का संरक्षण सेबी का मुख्य कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर बीएसई एशिया एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1875 में बीएसई की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एनएसई का सूचकांक निफ्टी 50 कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना कब हुई थी? 1992 में एनएसई की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आईआरडीएआई की स्थापना 1999 में हुई। यह बीमा कंपनियों का नियमन करता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में बीमा क्षेत्र में के नियमन हेतु कौन सी संस्था कार्य करती है? तो आपका आईआरडीएआई बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यहाँ पर कार्य करती है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें एलआईसी भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें पीएफआरडीए नई पेंशन योजना एनपीएस का नियमन करता है। स्थापना 2003 में हुई। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए किससे संबंधित है? तो आपका पेंशन क्षेत्र का विनियमन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आरबीआई के पास मुद्रा जारी करने का एकाधिकार है। अनुच्छेद 22 आरबीआई अधिनियम। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, भारत में मुद्रा नोट छापने का अधिकार किसे है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में मुद्रा नोट छापने का अधिकार है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 100 रुपये व उससे अधिक के नोटों पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो आपका सही जवाब है वित्त सचिव भारत सरकार के। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर इसमें आरबीआई विदेश मुद्रा भंडार का प्रबंधन कर रुपए की स्थिरता बनाए रखता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन कौन करता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर प्रबंधन करता है। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर यम3 सबसे व्यापक मुद्रा आपूर्ति माप है। इससे करेंसी व सभी प्रकार की जमाएं शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा आपूर्ति के यम3 माप में क्या शामिल होता है? यम1 प्लस बैंकों में सावधि जमा यहाँ पर शामिल होता है।
अब बढ़ते हैं आगे। चालू खाता वस्तु सेवा व्यापार को दर्शाता है। पूंजी खाता निवेश व ऋण प्रवाह को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं आगे। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में क्या शामिल होता है? चालू खाता व पूंजी खाता दोनों शामिल होता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर डीपीआईआईटी उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग एफडीआई नीति बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई नीति का नियमन कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डीपीआईआईटी यहाँ पर करता है। अब बढ़ते हैं आगे। व्यापार आंकड़े समय के साथ बदलते हैं। हाल के वर्षों में अमेरिका प्रमुख साझेदार रहा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वर्तमान में कौन सा देश है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें आईएमएफ वैश्विक मौद्रिक सहयोग व वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड्स में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण व तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं आगे। डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का निर्धारण करता है। स्थापना 1995 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। एडीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास हेतु ऋण प्रदान करता है। स्थापना 1966 में इसकी हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है मनीला फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एनडीबी की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई। यह विकासशील देशों को वित्त पोषण देता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका शंघाई चीन में स्थित है इसका मुख्यालय। अब बढ़ते हैं आगे। एआईआईबी की स्थापना 2016 में हुई। यह एशिया में अवसंरचना विकास हेतु वित्त प्रदान करता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका बीजिंग चीन में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको बता दें, तेल आयात पर निर्भरता के कारण पेट्रोलियम उत्पादों का पुनर्निर्वात एक बड़ा हिस्सा है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद आइटम परंपरागत रूप से क्या रहा? तो आपका सही जवाब है पेट्रोलियम उत्पाद व रत्न आभूषण रहा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर रंग रंजन समिति ने 2014 में नई गरीबी रेखा पद्धति सुझाई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत में गरीबी रेखा का आकलन किस समिति की सिफारिशों पर आधारित हालिया? तो आपका सही जवाब है रंग रंजन समिति यहाँ पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तेंदुलकर समिति 2009 ने उपभोग आधारित गरीबी मापन पद्धति सुझाई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी मापने की प्रारंभिक पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? तो आपका वाईके अलग समिति ने यहाँ पर प्रस्तुत की थी। अब बढ़ते हैं आगे। एमजी नरेगा विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजी नरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका 2005 में पारित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें यह गारंटी ग्रामीण परिवार के किसी एक वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक कार्य हेतु दी जाती है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर एमजी नरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो आपका यहाँ पर 100 दिनों की गारंटी है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पीएलएफएस श्रम मंत्रालय एनएसओ द्वारा आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक रोजगार बेरोजगारी आंकड़े देता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भारत में बेरोजगारी दर के आंकड़े किस सर्वेक्षण से प्राप्त होते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस। अब बढ़ती हैं आगे। जन धन योजना के तहत करोड़ों नए बैंक खाते खोले गए जीरो बैलेंस सुविधा के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपका यहाँ पर 2014 में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना था।
अब बढ़ती हैं आगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका वित्तीय समावेशन, सभी के लिए बैंक खाता मुख्य उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें आपका मेक इन इंडिया का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना व निवेश आकर्षित करना है। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। वीएटी राज्य स्तर पर लगाया जाता था, जीएसटी लागू होने पर यह समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें भारत में जीएसटी से पहले प्रचलित प्रमुख अप्रत्यक्ष कर कौन सा था? तो आपका सही जवाब है मूल्य वर्धित कर, वीएटी था। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर विनिवेश से सरकार को राजस्व मिलता है, वह सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता बढ़ती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट नीति का उद्देश्य क्या है? तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना इसका नीति का उद्देश्य है। अब बढ़ती हैं आगे। कंडाला एसईजेड की स्थापना की 1965 में हुई थी। यह भारत का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर भारत में सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका कंडाला गुजरात में स्थापित हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे। यहाँ पर कृषि क्षेत्र भारत का की लगभग आधी जनसंख्या को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी में लगभग 50% से अधिक का योगदान देता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर, भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें नीली क्रांति से मछली उत्पादन व निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिला। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 1991 के सुधारों में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर बाजार को खोला गया। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण एलपीजी की नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो आपका 1991 में अपनाई गई। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आईओसी भारत की सबसे बड़ी तेल व गैस कंपनी राजस्व में है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी कौन सी है? तो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें बीएसई की स्थापना 1875 में हुई। यह मूलतः नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है और यह एशिया में भी सबसे पुराना है? तो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई यहाँ पर सबसे पुराना है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सीईए आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए किस मंत्रालय से जुड़ा होता है? तो आपका यहाँ पर वित्त मंत्रालय से जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं आगे। आईआईपी औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक बदलाव मापने का सूचकांक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में घरेलू बचत परंपरागत रूप से कुल बचत का सबसे बड़ा हिस्सा रही है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में सकल घरेलू बचत दर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो आपका सही जवाब है घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर का है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इस आयु वर्ग को कार्यशील जनसंख्या वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में जनगणना 2011 के अनुसार कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन की आयु सीमा क्या मानी जाती है? तो आपका 15 से 59 वर्ष मानी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भारत में यह लाभांश अगले कुछ दशकों तक उपलब्ध रहने का अनुमान है क्योंकि जनसंख्या युवा है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्या तात्पर्य है? तो आपका कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या का अपेक्षाकृत अधिक अनुपात है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें
मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर सूक्ष्म व लघु उद्यमों को ऋण सुविधा से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें इस पहल से नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कर छूट व अन्य सुविधाएं दी गई। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, भारत में स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपका 2016 में शुरू हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आपका यह अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भरता व स्थानीय उत्पादन बढ़ाने हेतु शुरू हुआ। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका सही जवाब है 2020 में शुरू किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, सरकार आरबीआई अधिनियम में संशोधन हर 5 वर्ष में लक्ष्य तय करती है। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य कौन तय करता है? तो आपका यहाँ पर भारत सरकार आरबीआई के परामर्श से करती है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें एमएसपी किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतु घोषित किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, भारत में कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार से। अब बढ़ते हैं यहाँ पर, पीडीएस के तहत राशन दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी आदि रियायती दरों पर मिलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, इसमें एनएफएसए के तहत लगभग 2/3 जनसंख्या को सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका 2013 में लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, आईओसी भारत की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का आपका होमवर्क रहेगा। लास्ट प्रश्न आप सभी लोग जानते हैं, मैं होमवर्क में देता हूँ एक प्रश्न आपको, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम राजस्व में परंपरागत रूप से कौन सा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।